नमस्कार, मैं नीतिका तिवारी हाजिर हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो शिक्षा पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए भी कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकाल रहे होंगे, पढ़ाई को निरंतर समय दे रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज फिर से हम लोग एक नया सेशन लेके आ गए हैं। ये 9 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अभी ये जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ऑनलाइन मोड का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है 9 जनवरी 2023 का। इसमें हमने सीडीपी पार्ट, सीडीपी का पेडोलॉजी पार्ट ये डिस्कस कर लिया है पार्ट वाइज। 2 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। काफी अच्छे से उसमें सारी चीजों को समझाया गया है। आज हम इस वीडियो में ईवीएस पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें भी ईवीएस का एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अब आपको पता है कि वीडियो पसंद आपको आने ही वाली है, क्योंकि अगर आपने वीडियो पहले देखा होगा तो आपको पता होगा कि वीडियोस में कंटेंट आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, आपकी समझ को भी डेवलप किया जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो इसमें इंग्लिश वाले पहले देख लीजिए। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और मैपिंग का क्वेश्चन है। आपको पता है मैपिंग के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मैंने आपको बार बार यही चीज बोला है कि आप इंडिया का मैप अपने फोन के वॉलपेपर पे लगाइए। इससे क्या होगा कि आप जितना बार अपना फोन ऑन करेंगे उतनी बार वो जो इंडिया का मैप है आपके सामने आएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार वो चीज सामने आती रहेगी, देखते रहेंगे आप, तो आपको वो याद हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। और एग्जाम में जब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि इसमें क्या आंसर सही होने वाला है। तो आप आसानी से क्वेश्चंस को इस मेथड से टैकल कर पाएंगे। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप ये मेथड को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप बस क्या करना है, अपने फोन के वॉलपेपर पर अभी, और ऐसा इधर उधर का वॉलपेपर मत लगाइएगा, एचडी इमेज डाउनलोड करिएगा उसकी इंडिया के मैप की, जिससे आपको क्लियर दिखे सारी चीजें, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक मीनिंग यही है इसका, ठीक है। और ईवीएस में आपको पता है मैपिंग से बहुत हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है। जैसे पूछ लिया मध्य प्रदेश के चारों तरफ लगने वाले राज्यों का नाम पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह सारे उसके किनारे किनारे 6 राज्य लगे हुए हैं मध्य प्रदेश से। फिर पूछ लेगा कि अब बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य बताइए या अरब सागर से सटे हुए राज्य बताइए। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि अगर अरब सागर से पूछ रहा है तो आपको पता है कि पश्चिमी घाट की तरफ ये पूछ रहा है, तो पश्चिमी घाट आपको पता है कि केरल, ये गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे क्या है बंगाल की खाड़ी की तरफ के राज्य हैं। अरब सागर की तरफ पूछ रहा तो आपको तक पता है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब कहाँ पे है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक है। तो इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछता है। कभी कभी पूछ लेगा कि 7 सिस्टर्स के नाम है, तो वो ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा, तो 7 सिस्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। सिक्किम को बेसिकली ब्रदर बोला जाता है। सिक्किम को एक्सक्लूड करके बाकी जो आर्म बनी है ना भारत माता की पूर्वी साइड में जो आर्म बनी है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बाकी सारे राज्य आ जाते हैं। तो वो क्या है, उसके वो जो सातों राज्य हैं उनको मिला के क्या बोला जाता है, 7 सिस्टर बोला जाता है। सिक्किम यहाँ आगे पड़ जाता है, सिक्किम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। सिक्किम को कुछ लोग फन लैंग्वेज है, कुछ लोग ऐसे ही कुछ कुछ बुक्स में भी लिखा है कि सिक्किम को क्या बोल देते हैं, सिक्किम को ब्रदर बोल देते हैं, बाकी सातों राज्य तो 7 सिस्टर्स हैं। सिक्किम के ही बीच में आपको पता है मैपिंग आपके दिमाग में एकदम ऐसे चलती रहनी चाहिए, दिखता रहना चाहिए कि क्या कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि आपको पता है सिक्किम जहाँ पे है वहाँ पे बहुत पतला सा नैरो एक एरिया है जिसको कहते हैं चिकन नेक। वहाँ अगर चिकन नेक पर कब्जा हो गया तो हमारा जो पूर्वी सातों राज्य है उनसे हमारा कनेक्शन बिल्कुल कट जाएगा और वहाँ तक जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैपिंग से, और कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, आवास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य में किस तरह के आवास होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो
चलिए, ये सब तो हो गई मैपिंग की बातें। कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। जो है बेसिक इसका मीनिंग यही था कि आप फोन के वॉलपेपर पे अपने एटलीस्ट एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अब कितना दिन बचा ही है, 15-20 दिन और 20, आज 28 है तो मतलब समझिए 23 दिन और बचे हैं। 23 क्या 22 ही दिन, 23वें दिन आपका एग्जाम ही रहेगा, तो 22 दिन की बात है। फोन के वॉलपेपर पर इंडिया का मैप लगाइए। उसके बाद जिनका मन करे, बाबू सोना जादू टोना, जिनका मन करे आप फोन पर वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये काम करिए आप। बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपकी प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। एंड जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल राजधानी क्या है? जयपुर। रिस्पेक्टिवली आर, मतलब कहाँ पर लोकेटेड होंगे, ये पूछ रहा है। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं, ठीक है। अब ये मैपिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैप में इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, और इधर क्या होता है? साउथ। माफ कीजिएगा हैंड राइटिंग के लिए, मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ, क्योंकि कर्सर से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हैंड राइटिंग इसलिए काफी खराब बन रही है, इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफी चाहती हूँ, ठीक है। फिर ये आपको लेकिन पता होना चाहिए कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। और हैंड राइटिंग से कुछ खास फर्क पड़ने वाला भी नहीं, बेसिक मतलब है आपके समझने से। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी। ध्यान से देखिए भी तो आपको इतनी भी खराब नहीं है कि ये ना समझ आए कि लिखा क्या है। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये लिखा हुआ भी तो इतना, ये तो आपको पता चल गया है ना कि किधर नॉर्थ होता है, किधर ईस्ट, किधर वेस्ट, किधर साउथ, ठीक है। अब हम देखते हैं दिशा कौन सी होगी। उत्तर प्रदेश आपको पता है, जहां से पूछा हो वहां के वहां पे ही हम क्या बना देते हैं? एक प्लस साइन। ये मान लिया उत्तर प्रदेश है, अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लखनऊ है और यहाँ से हम प्लस साइन यहाँ पे बना देते हैं। और क्या बोल रहा है? जयपुर के राजस्थान से। आप बताइए, अगर आपको मैप नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के इस तरफ राजस्थान है या इस तरफ है? तो इसीलिए मैप अपने फोन के वॉलपेपर पे लगाइए। आप अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं भी पता है तो राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश के इस दिशा में है। तो यहाँ पे जो है राजस्थान का जयपुर हम जिला दिखा देते हैं। आइए दिखा दें, ये रहा जयपुर। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जयपुर है। अब यहाँ पे भी हमको प्लस साइन दिखा देना है। और क्या पूछ रहा है? अ, राजधानी के स्थिति के सापेक्ष, भारत की राजधानी के सापेक्ष। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली के सापेक्ष, बीच में ही आपकी दिल्ली भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन बेवजह ही बना दिया। पहले इसको हम दोनों को क्या करते हैं? इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसने किसके सापेक्ष पूछा है? दिल्ली के सापेक्ष। तो भारत की राजधानी क्योंकि दिल्ली है, इन्होंने दिल्ली लिखा नहीं है लेकिन सापेक्ष दिल्ली के ही पूछ रहे हैं, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली ही है। तो ये रहा हमारा दिल्ली। अगर आपको मैपिंग नहीं पता तो आपको नहीं पता चलेगा कि दिल्ली कहाँ पे रखें, उत्तर प्रदेश कहाँ पे रखें, राजस्थान कहाँ पे रखें। इसीलिए मैं वॉलपेपर लगाइए, जिससे आपको कम से कम ये तो आइडिया रहे कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। तो बीच में आ गई दिल्ली। दिल्ली के इधर ही है उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटा हुआ है। आपको पता है ग्रेटर नोएडा एकदम यूपी से सटा हुआ है, वो दिल्ली का पार्ट है जबकि। तो ये इधर हो गया क्या? यूपी। इधर मान लेते हैं ये हो गया यूपी, यहाँ हम यूपी लिख भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? दिल्ली के इस तरफ है क्या? राजस्थान। राजस्थान आपको पता होगा, थार डेजर्ट सारा कुछ वहीं पे है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर, राजस्थान। इससे आपको समझ आ जाएगा। अब दिल्ली के सापेक्ष कलर पहले पेन का चेंज कर लेते हैं, जिससे आसानी हो समझने में, ठीक है। अब दिल्ली के सापेक्ष, तो दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा, जिसके सापेक्ष पूछे वहीं पे हमको क्या करना है? प्लस साइन बना देना है। अब प्लस साइन दिल्ली के सापेक्ष, अब देखिए यूपी किस डायरेक्शन में है? इधर मैंने आपको बताया था ईस्ट होता है, ईस्ट हो गया। और इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर क्या होता है? साउथ। तो ये हो गया साउथ।
राइट। और ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये साउथ है तो ये क्या है, नॉर्थ है। तो आप बताइए यूपी किस डायरेक्शन में, साउथ साउथ ईस्ट, और राजस्थान किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, जो भी बोले, लेकिन साउथ वेस्ट ही बोला जाता है। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में ये राज्य स्थित है। दक्षिण कॉमन है, देखिए दक्षिण दोनों में कॉमन है, ये ईस्ट में है ये वेस्ट में है, बस इतना सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे इजी और इससे सिंपल लैंग्वेज में और कोई आपको नहीं समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, एक अध्यापिका की नियमित नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है छोटे छोटे भरवा बैगन से। अब भरली वांगी किससे बना है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो छोटे छोटे भरवा बैगन से, दूसरा है सादा दाल का दम स्टू, ताजी पोम्फ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, चौथा है आलू फूल गोभी टमाटर की करी। तो जो है महाराष्ट्र का अगर व्यंजन पढ़ा रही है तो यहाँ ये छोटे छोटे भरवा बैगन ही होंगे। वैसे मैंने ये खाया नहीं है, ना ही नाम सुना है, लेकिन ये मुझे पता है कि वहाँ पे ये सारी चीजें नहीं बल्कि बैगन ज्यादा पॉपुलर है, भरवा बैगन। तो इस वजह से यहाँ पे भरली वांगी में भरवा बैगन ही होता है, छोटे छोटे भरवा बैगन। तो यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर आपने भरली वांगी खाई हो या आप बनाते हो, नाम सुना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मैंने तो नहीं सुना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिए, आइए हम हिंदी पे चलते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा उड़ने में सहायता करते हैं तथा फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक नहीं, एक से अधिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ABCD करके कंटेंट दिया गया है। ए दिया गया है, ए दिया गया है, इसमें ए है विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में। तो आप मुझे बताइए उनके पंख भोजन खाने में कोई सहायता करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। पंख से तो वो उड़ते हैं और क्या कर सकते हैं, यही पूछा है। तो भोजन तो नहीं ही खाते हैं, क्योंकि भोजन तो मुंह से ही खाते हैं सभी जानवर। तो बी क्या है, उन्हें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। पंख जो है, एक जैसे पूरी स्किन है, उसके ऊपर से पंख के तौर पर एक और लेयर आ जाती है, उससे क्या होता है, जो पक्षी है वो गर्म रहते हैं, तो उन्हें गर्म रहने में सहायता करता है। सी दिया गया, विभिन्न तरीके से चलने में। विभिन्न तरीके से चलने में पंखों का कोई रोल नहीं होता। चलते तो वो पैर से है, तो पंख को हम कैसे जिम्मेदार ठहरा दें। ऐसा है किसी की गलती, दूसरे की गलती किसी दूसरे के सिर पर मढ़ना मेरी आदत नहीं है, इस वजह से हम ये ऑप्शन सही नहीं मानेंगे। डी है, उन्हें जलशय बनाते हैं। तो ये बात भी सही है, डी भी सही है कि उन्हें जल के साथ भी मतलब जल के साथ भी एक तरह से उनका कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रिएक्शन ना हो, ये जल से बनाते हैं कि जल के साथ भी रह सकें। तो पंख उनका ये काम करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल से बनाते हैं। तो बी और डी इसमें सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी में ये दिया गया है, एनिमल्स दैट ले एग्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो ये निम्नलिखित कैरेक्टर्स मतलब विशेषताएं फॉलो करते हैं। पहला दिया गया, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। बताइए, ऐसा नहीं है। जो अंडे देते हैं उनके उनके कान, बाहरी और शरीर पर बाल होते हैं, तो वो अंडे नहीं देते। अब देखिए, आप वो गाय का ही अगर एग्जांपल लें, गाय बैल भैंस, गाय या भैंस जिसका भी, तो उनके देखिए कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन वो क्या देती हैं, बच्चे देती हैं, अंडे नहीं देती हैं। दूसरा क्या है, उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं, यही सही ऑप्शन होगा। उनके कान क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। नॉट नेसेसरी, बट कान तो आंतरिक होंगे ही, शरीर पर बाल नहीं होंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 64 में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हिंदी का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए।
उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। आपको सभी को पता है ये बछेंद्री पाल है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और भारत का झंडा गाड़ा और बहुत सारी फोटो भी क्लिक की थी। अब जाएंगे फोटो को क्लिक करेंगे, ये झंडा तो गाड़ेंगे, ये झंडा सभी पर्वतारोही अपने साथ में लेके जाते हैं वहां पे लगाने के लिए पहुंचने के बाद। तो ये बछेंद्री पाल है, हम सबको पता है। कर्णम मल्लेश्वरी नहीं है, ये पदक जीतने वाली पहली है। सुनीता विलियम्स नहीं है, ये उससे संबंधित है, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष से। सूर्यमणि नहीं है बच्चे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही बछेंद्री पाल। बाकी के सारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये सबको पता होगा, आई थिंक बछेंद्री पाल ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। Which of the following statement are true regarding to मणिपुर? आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर से संबंध में सही है? तो इसमें पहला दिया गया है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। तो ये सही बात है। मणि मतलब क्या होता है? मणि मतलब मणि एक रत्न ही तो है। तो वो मणिपुर का मतलब होता है जेवरों का देश। मणि मतलब जेवर होता है और पुर मतलब देश, तो जेवरों का देश। बी है लावड़ी मणिपुर का लोक नृत्य है, ये भी सही है। लावड़ी, सॉरी लावड़ी नहीं है, लावड़ी तो महाराष्ट्र साइड का है, महाराष्ट्र का ही है शायद। मणिपुर का मणिपुरी है लोक नृत्य, मणिपुरी। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी है। सी है लोकटक ताल जाना जाता है फुंदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो ये सही है। लोकटक झील जो है ये वहीं पे है, मणिपुर में ही है। डी है मणिपुर बांस के उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बात भी सही है। मणिपुर बांस के उत्पादक में प्रथम राज्य है, सबसे ज्यादा उत्पादन बांस का मणिपुर से ही होता है। तो इसमें ए सी डी सही है, बी गलत है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्क इज समथिंग वी डू टू, ओके, आइए हिंदी में भी देख लें। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। ए है यश कमाने के लिए, बी है मनोरंजन के लिए, सी है अपने को अन्य लोगों का सहारा भरण पोषण के लिए, डी है ऊर्जा बचाने के लिए। तो इसमें सी यही होगा, अपने को अन्य लोगों का सहारा भरण पोषण के लिए। यश कमाने के लिए कार्य नहीं करते, मनोरंजन के लिए नहीं करते, ऊर्जा बचाने के लिए कार्य नहीं करते, कार्य करने पे ऊर्जा खर्ची होती है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा इसमें केवल सही विकल्प हो जाएगा। 68 देख लेते हैं, सॉरी 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है इसमें जो है 1 2 3 ऐसे करके दे दिया है, बाकी 67 68 ही दिया रहता है, इसलिए बार बार में से वही निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इंग्लिश वाले देख लीजिए, अब बाकी हम चलते हैं हिंदी में। हिंदी में दिया गया है हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दिया गया उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नर हाथी जो है ये झुंड को छोड़कर हमेशा चले जाते हैं। नर हाथी झुंड में हाथियों के नहीं रहते, केवल हथनी रहती है, मतलब मादा हाथियां ही रहती है। बी है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। तो नर हाथी जो है वो झुंड में रहते ही नहीं है, मादा हाथियों का ही झुंड होता है, जिस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी दिया गया नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, सही है ये। मतलब नर हाथी क्या होते हैं, मतलब बच्चा दिया, मान लीजिए मादा हाथी ने बच्चे नवजात शिशु को बच्चों को जन्म दिया, उसमें एक नर हाथी है एक मादा हाथी है। ठीक है, अब जो नर हाथी है वो जो है 14-15 वर्ष की अवस्था तक, अभी क्योंकि बच्चा है तो वो अकेले रह नहीं सकता, इस वजह से 14-15 वर्ष की अवस्था तक जब तक उसका पालन पोषण होना है तब तक वो अपनी माँ के साथ यानी कि मादा हाथी के साथ रहता है। 14-15 वर्ष की अवस्था के बाद वह झुंड को छोड़कर जंगल में अकेले रहने चला जाता है। और वहीं अगर मादा हाथी को जन्म दिया है तो मादा हाथी जीवन पर्यंत अपनी माँ के साथ रहती है। तो सोचिए बेटियां हाथियों में भी कितनी लॉयल है, और लड़के तो मतलब अपना काम निकलवाया उसके बाद माँ को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो इनका बेसिकली नेचर ही नहीं है। ऐसी कोई आप थ्योरी मत बनाइएगा कि मतलब मैम ने ऐसा बोल दिया, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों का बेसिकली ये नेचर ही है, ये मादा झुंड के साथ नहीं रहते,
ये जंगल में अकेले घूमते रहते हैं, अपना अकेले रहने के लिए चले जाते हैं, मादा हाथियों के साथ नहीं रहते। लेकिन ये एक तरह से गलती है। माँ उनकी मतलब 14-15 साल तक रहेंगे, जब तक उनका भरण पोषण करवाना है, तो उनका लालन पालन भरण पोषण माँ कर देती है। फिर मादा का झुंड छोड़कर वो भी अकेले रहने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो सी सही है। डी है, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ये बात भी सही है। मैंने बताया ना, केवल मादाएं होती हैं और हाथियों के बच्चे होते हैं। बच्चों में अगर कोई नर हाथी है तो वो 14-15 वर्ष की अवस्था में झुंड को छोड़कर चला जाता है। तो सी और डी इसमें सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हम हिंदी में देखते हैं। कक्षा भी की पाठ्य पुस्तक में, यानी कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इसका दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरबार और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थिति के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? अब देखिए, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है, आपको भी समझ आ गया होगा। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर दिया गया है, तो 15.2 सेंटीमीटर बराबर दोनों के बीच की वास्तविक दूरी पूछ रहा है, तो कितना होगा? 15 अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, तो आपको पता होगा कि अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 है, तो 15.2 सेंटीमीटर निकालने के लिए 15.2 सेंटीमीटर गुणे 110 कर देंगे। जितना आएगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो इससे गंदी हैंड राइटिंग आप लोगों ने नहीं देखी होगी, बट फिर भी एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कर्सर से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको पता है कि गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 1.672 किलोमीटर। और इसमें ये देखिए, यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.672 किलोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इंग्लिश वाले देख लीजिए इंग्लिश में, हम हिंदी पे चलते हैं। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, मतलब सोना कोई है, उनकी सहेली तारा है जो कि मिजोरम राज्य से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। हिंदी नहीं बोली जाती तो क्या भाषाएं बोली जाती हैं, वही पूछ रहा है। तो आइए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला दिया गया है खासी असमी। ये नहीं होती है, ये गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वहां पे खासी जनजाति रहती है, वो खासी भाषा बोलती है, ना कि ये मिजोरम वाले। तो दूसरा है मिजो लुसेई कुकी। ये यही सही ऑप्शन हो जाएगा। मिजोरम में कुकी जनजाति रहती है। कुकी सिर्फ भाषा नहीं है, कुकी जनजाति भी वहां रहती है जो कुकी भाषा बोलती है। वहाँ मीजो जनजाति रहती है जो मीजो भाषा बोलती है। और वहाँ लूसी जनजाति रहती है जो लुसेई भाषा बोलती है। तो ये 3 भाषाएं वहाँ पे प्रमुखता बोली जाती है। तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लें। पेट्रोलियम एंड कोल आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल फ्यूल बिकॉज दे। पेट्रोलियम तथा कोयला को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि वे, पहला है प्रदूषण फैलाते हैं, दूसरा है महंगे होते हैं। तो ये दोनों नहीं है, मतलब वो उनका रिन्यूएशन नहीं किया जाता, ये चीज है। प्रदूषण तो फैलाते हैं, महंगे होते हैं, ये सब बातें बात की बातें हैं। तीसरा है प्रभाजी आश्रम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ये भी गलत है। चौथा है बनने में कई साल लगते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन। वो मतलब उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको बनने में बहुत साल लगते हैं। बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति जब दब जाते हैं मिट्टी के नीचे, तो कई अरबों करोड़ों अरबों साल बाद जब भूमि के तापमान में उनका जब बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है, उसके बाद पेट्रोल और कोल का निर्माण होता है। तो इस वजह से ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 12वां है क्वेश्चन नंबर। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। पहला है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। वो पेस्ट वगैरह ले जाते हैं खाने के लिए, और जो है बाकी अन्य सारी चीजें ले जाते हैं, खाना बनाने के लिए नहीं। दूसरा है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, बिल्कुल गलत है। आज सबको पता है इसका आंसर, वो सांस लेने के लिए ले जाते हैं बस, लेकिन ये भरमा रहे हैं। सीटेट में ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अब ज्यादा दिमाग लगा के गलत ऑप्शन टिक करके मत आ जाइएगा। आप सोचो कि इतना आसान तो नहीं पूछेगा, पक्का इसमें कुछ ट्रिक लगी है, रुको मैं दिमाग लगाता हूँ, फिर दिमाग लगाएंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जो आपको बेसिक आपकी इंटेलिजेंस बोले कि ये सही है तो वही सही होगा। इतना टफ मतलब पेपर भी नहीं बनाते, क्योंकि ये आपको नौकरी दिलाने वाला तो है नहीं, ये है क्वालिफाइंग एग्जाम। तो उस वजह से उसी मॉडरेट पे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन किए जाते हैं। तो आप ज्यादा इंटेलिजेंस लगाने के चक्कर में कि इतना आसान क्वेश्चन, इतना बेसिक तो नहीं पूछेगा, अच्छा हमको फंसा रहे हैं, रुको हम दिमाग लगाते हैं, तो इतना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तीसरा है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने बेसिक सा ईवीएस या साइंस पढ़ा होगा तो उनको ये बात पता होगी। तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन ईवीएस में मैपिंग से पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। अब इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले अपने हिंदी में क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मैं चलती हूँ एक्सप्लेन करने, ठीक है।